हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ये आज हमारी इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे छोड़ा था, तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी, मास m इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी E given by the relation E is equal to mc स्क्वायर। आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग मास m जो है वो एनर्जी E के बराबर इक्विवेलेंट होता है, जिसमें ये रिलेशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, मास m जो है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम के अंदर। इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाता है। दिस इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन अ न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। और यही एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में रिलीज हो जाती है। Energy is a scalar quantity, but all conserved quantities are not necessarily scalars. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो स्केलर ही हों। द टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में, द टोटल लीनियर मोमेंटम एंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम both vectors of an isolated systems are also conserved quantities. तो पूरा मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, ये दोनों भी कंजर्व्ड क्वांटिटीज होती हैं। दीज लॉज कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स। इन लॉज को ड्राइव किया जा इन लॉज को ड्राइव किया जा सकता है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन से, जो कि मैकेनिक्स के अंदर है। बट देयर वैलिडिटी गोज बियॉन्ड मैकेनिक्स। लेकिन इनकी वैलिडिटी जो है वो मैकेनिक्स से भी आगे जाती है। They are the basic conservation laws of nature in all domains, even in those where Newton's law may not be valid. अच्छा, ये जो हैं जितने भी डोमेन होते हैं, ठीक है, These are the basic conservation laws. अच्छा, ये सभी नेचर के बेसिक कंजर्वेशन लॉज होते हैं हर टाइप के डोमेन में, सभी डोमेन्स में। ठीक है, या इवन वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं होते। ठीक है दोस्तों, बिसाइड्स देयर ग्रेट सिंप्लिसिटी एंड जनरलिटी, द कंजर्वेशन लॉज ऑफ नेचर आर वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिस टू। इनकी सिंप्लिसिटी और इनकी जनरलिटी के अलावा नेचर के कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो बहुत ही यूजफुल भी हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी सही हैं। इट ऑफन हैपन्स दैट वी कैन नॉट सॉल्व द फुल डायनामिक्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्टिकल्स एंड फोर्सेज। द कंजर्वेशन लॉज कैन स्टिल प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट्स। द कंजर्वेशन लॉज कैन स्टिल प्रोवाइड यूजफुल रिजल्ट्स। अच्छा, कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो अभी भी हमें यूजफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, वी मे नॉट नो द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस दैट एक्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन ऑफ टू ऑटोमोबाइल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें ये नहीं पता हो सकता कि कौन से कॉम्प्लिकेटेड फोर्स एक्ट करते हैं जब दो ऑटोमोबाइल्स का आपस में कोलिजन होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियाँ, ठीक है। Yet momentum conservation law enables us to bypass the complications. लेकिन मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ जो है वो हमें अनेबल करता है बाईपास के लिए, bypass the complications and predict और rule out possible outcomes of the collision. लेकिन मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ जो है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि जब कोलिजन होगा, मतलब जब आपस में टकराएंगी दोनों चीज़ें, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इन न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फेनोमेना ऑल्सो, न्यूक्लियर और एलिमेंट्री पार्टिकल के फेनोमेना के अंदर भी सेम यही लॉ अप्लाई होता है। द कंजर्वेशन लॉज आर इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस।
कंजर्वेशन लॉज जो हैं वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स माने जाते हैं। इंडीड यूजिंग द कंजर्वेशन लॉज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फॉर बीटा डिके, Wolfgang Pauli 1900 to 1958 correctly predicted in 1931 the existence of a new particle now called neutrino emitted in beta decay along with the electron। ठीक है। मतलब एनर्जी और मोमेंट, मतलब बीटा डिके जो होता है, मतलब बीटा डिके के लिए एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉज को यूज़ करना, ये किसने किया था? वोल्फगैंग पॉली ने 1900 से 1958 तक। इन्होंने करेक्टली प्रेडिक्ट किया था 1931 में एक न्यू पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को, कि मतलब जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो। और ये कैसे एमिट होता है? ये होता है बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है। हाँ, conservation laws have a deep connection with symmetries of nature that you will explore in more advanced courses in physics। कंजर्वेशन लॉज का जो है वो बहुत ही डीप कनेक्शन होता है नेचर की सिमेट्रीज के साथ, जिन्हें हम और फिजिक्स की और एडवांस्ड कोर्सेज में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एन इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये होता है कि नेचर के लॉज जो हैं वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होते। इफ़ यू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी टुडे, अगर आप अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन द सम ऑब्जेक्ट्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ठीक है। अगर आप अपनी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम, अगर और उसके बाद उसी सेम एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ, कुछ आइडेंटिकल कंडीशंस के साथ 1 साल बाद, तो रिजल्ट जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। इट टर्न्स आउट दैट दिस सिमेट्री ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस में चेंज हो जाता है? नेचर की सिमेट्री में। किसके साथ? ट्रांसलेशन के साथ। ट्रांसलेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। लाइकवाइज जैसे स्पेस जो है होमोजीनियस होता है, स्पेस इज होमोजीनियस एंड देयर इज नो इंट्रिंसिकली प्रेफर्ड लोकेशन इन द यूनिवर्स। टू पुट इट मोर क्लियरली, द लॉज ऑफ नेचर आर द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। नेचर के लॉज जो हैं वो हर जगह पे यूनिवर्स में इक्वल हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। क्वेश्चन, द फेनोमेना में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन फेनोमेना जो है वो अलग अलग प्लेस में से डिफर कर सकता है बिकॉज ऑफ डिफरिंग कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशंस। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोकेशंस की अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 एट द अर्थ। मतलब द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से मून पे जो एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के 1/6 ही रह जाता है। बट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द सेम बोथ ऑन द मून एंड द अर्थ। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मून और अर्थ दोनों पे सेम रहता है। This symmetry of the laws of nature with respect to translation in space gives rise to conservation of linear momentum। और नेचर के लॉज की इसी सिमेट्री ने ट्रांसलेशन के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को दिया है। ठीक है। इन द सेम वे आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, no intrinsically preferred direction in space, underlies the law of conservation of angular momentum। The conservation laws of charge and other attributes of elementary particles can also be related to certain abstract symmetries of space and time, and other abstract symmetries play a central role in modern theories of fundamental forces in nature। ठीक है। मतलब उसी सेम वे में स्पेस की आइसोट्रॉपी
जहाँ पे मतलब जहाँ पे स्पेस में कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन नहीं होती। ये सब लाई करता है किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंडर में ये लाई करता है। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉज ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरे एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स के, ठीक है, वो भी रिलेटेड हो सकते हैं किसी कुछ सर्टेन एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज के साथ। सिमेट्री जैसे सिमेट्रीज ऑफ स्पेस टाइम, है ना, और एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज। और जो दूसरी सिमेट्रीज होती हैं वो मॉडर्न थ्योरीज में एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं, किसमें, नेचर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर में। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा बस यहीं तक था, ये चैप्टर हमारा बिल्कुल फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप मेरा तरीका आप सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।